नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे पंजेरियन। आज जो हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा शब्द है जो हम सबका एक ड्रीम है। बहुत सारे इंडियंस को या बहुत सारे दुनिया भर में लोगों को इसके वजह से नींद नहीं आती। बहुत सारे लोगों की इसने जो ड्रीम्स हैं वो पूरी की हैं और काफ़ी सारे लोग इसे हर दिन फॉलो करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सब कुछ करते हैं इसको पाने के लिए, और वो है एक्सप्रेस एंट्री। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सप्रेस एंट्री 2020 की। अगर आप पहले से ही एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर चुके हैं कई सालों से, जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 2015 से, और आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो आने वाले 3 साल आपके लिए बहुत ही खुशखबरी लेके आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने आने वाले 3 सालों में कम से कम 10 लाख लोगों को पीआर देने का वादा किया है। और जो उन्होंने वादा किया मतलब अनाउंस किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2015 में, तब से लेके अभी तक जो पीआर लोगों को इशू हुए हैं वो हुए थे सिर्फ 3,31,000 के आसपास। लेकिन आने वाले 3 सालों में, फॉर एग्जांपल 2020 में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कहा है कि वो 3,41,000 लोगों को पीआर देगी। इसी तरह 2021 में 3.5 लाख और 2022 में 3,61,000 को पीआर मिलेगी। तो लगभग 10 लाख के आसपास लोगों को पीआर मिलने वाली है। ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आप सबके लिए, और हम सबको इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो एक्सप्रेस एंट्री के बारे में, 2020 एक्सप्रेस एंट्री के बारे में आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। बेसिकली मैं 2 ही प्रोग्राम्स इसके अंदर कवर करेंगे आज हम लोग, जो कि सबसे ज़्यादा लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं और सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट्स भी उसमें हैं। जो एक्सप्रेस एंट्री, जिनको नहीं मालूम वो है क्या चीज़। जो एक्सप्रेस 2015 में स्टार्ट किया था, टू जो भी दुनिया भर में स्किल्ड वर्कर्स हैं वो उस प्रोग्राम के थ्रू वो अप्लाई करते हैं और कनाडा की इकॉनमी में ग्रोथ करने में वो हेल्प करते हैं। इसके अंदर बेसिकली 3 प्रोग्राम्स हैं एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा रन करती है। सबसे पहला जो है वो है फेडरल स्किल वर्कर्स प्रोग्राम, फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम, और तीसरा जो है वो है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। आज ये जो 3 प्रोग्राम्स हैं, आज हम सिर्फ 2 पे ही फोकस करेंगे, जो कि है फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम एंड फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम। स्टार्ट करते हैं फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम से। ये जो प्रोग्राम है ये उनके लिए है जिनको कोई भी कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है और जो आउटसाइड कनाडा रहते हैं, उनका कोई कनाडा से कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप कोई भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड आप उसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, एलिजिबिलिटी का, इसके अंदर जो है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 67 पॉइंट्स स्कोर करने होते हैं। 6 फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें आपको हर एक फैक्टर के आपको पॉइंट्स मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, जॉब ऑफर्स, लैंग्वेज आपकी एबिलिटी क्या है, यानी कि आपके आइल्स के स्कोर, और आपकी एबिलिटी टू सेटल इन कनाडा। इन सब को जब अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं इन 6 फैक्टर्स के, उसमें से आपको मिनिमम 67 स्कोर करने पड़ते हैं। जो वर्क एक्सपीरियंस है आपका, वर्क एक्सपीरियंस आपका जो पिछले 5 साल में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फुल टाइम। उसका मतलब ये है कि 30 घंटे एवरी वीक आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो NOC 0A या फिर NOC B के अंदर होना चाहिए। जो NOC है ये होता है दोस्तों नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशंस। बेसिकली ये कैटेगरीज हैं, अलग अलग जॉब्स को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अलग अलग NOCs के अंदर ग्रुप किया हुआ है। जैसे कि जो NOC NOC 0 है, उसके अंदर सारे मैनेजरल जॉब्स आ जाते हैं। अगर आप स्टोर मैनेजर हैं, या आप बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं, या किसी भी रिटेल शॉप में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिग बाज़ार में स्टोर मैनेजर हैं, या फिर आप हाइपर सिटी के मैनेजर हैं, या किसी वोडाफोन स्टोर के स्टोर मैनेजर हैं। वो सब मैनेजरल जॉब्स जितनी भी हैं इसके अंदर कवर हो जाती हैं।
दूसरा जो है एनओसी वो है एनओसी ए। सो एनओसी ए के अंदर प्रोफेशनल जॉब्स आ जाते हैं। प्रोफेशनल जॉब्स जैसे कि आप अगर डॉक्टर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप डेंटिस्ट हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, तो जितने भी प्रोफेशनल जॉब्स हैं जिसके लिए कोई प्रोफेशनल पढ़ाई आपको करनी पड़ती है वो सारे इसके अंदर कवर होते हैं। और जो आखिरी वाला है वो है टेक्निकल एनओसी बी। इसके अंदर जितने भी टेक्निकल जॉब्स आ जाते हैं। टेक्निकल जॉब्स मतलब आपकी कोई स्पेशलाइज स्किल है, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, या आपको कारपेंट्री का काम आता है, या फिर आप शेफ़ हैं। सो ये जो स्पेशल स्किल्स हैं ये सारी की सारी स्किल लेवल बी में कवर हो जाती हैं। तो एलिजिबल होने के लिए इस प्रोग्राम के लिए ये जो एनओसी 0 ए और बी है, इसके अंदर आपको कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो अगर आप एक बार एलिजिबल हो गए, आपने अपने सारे फैक्टर्स पुट इन करके अपना स्कोर आ गया 67 से ऊपर, सो अब उसके बाद आपको जो है और एक रिक्वायरमेंट इसके लिए लगती है, वो है जब आप अप्लाई करते हैं सो आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं। सो इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स। तो इसमें अभी हाल रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इसमें चेंजेस किए हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप अकेले आ रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, या फिर आप कितने मेंबर्स हैं फैमिली में जो कनाडा इमिग्रेट करना चाहते हैं। तो अगर आप सिर्फ आप अकेले आना चाहते हैं तो जो न्यू प्रूफ ऑफ फंड आपको दिखाना पड़ता है वो है $12,960। और ऐसे ही जैसे जैसे आपके मेंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके प्रूफ ऑफ फंड की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाती है। सो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया दोस्तों, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं कि आपको कितने मेंबर्स के लिए कितने प्रूफ ऑफ फंड दिखाना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पास कनाडा से कोई भी जॉब ऑफ़र आपके पास है या फिर आपका, तो आपको ये प्रूफ ऑफ फंड दिखाना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको ये प्रूफ ऑफ फंड दिखाना ज़रूरी नहीं है। अभी हम बात करते हैं फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम की। सो फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम जो है वो भी इमिग्रेशन का काफ़ी अच्छा एक जरिया है कनाडा आने का। और इसमें हालांकि इसमें ज़्यादा ड्रॉस नहीं निकलते हैं, सबसे ज़्यादा जो ड्रॉ निकलते हैं वो फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में ही निकलते हैं। अगर आप पिछले 5 साल का एनालाइज भी करेंगे तो लगभग 35% जो ड्रॉस निकले हैं वो फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में ही निकले हैं, और सिर्फ 2% पिछले 5 सालों में फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम में ड्रॉस निकले हैं। ड्रॉस निकले मतलब लोगों को पीआर के लिए इनविटेशन मिला है, सिर्फ 2% पिछले 5 सालों में। तो फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम जो है इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा है आपकी लैंग्वेज स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस। सो लैंग्वेज स्किल में आइल्ट्स में आपको स्पीकिंग एंड लिसनिंग में आपको कम से कम 5 बैंड्स लाने पड़ेंगे आइल्ट्स में, और रीडिंग एंड राइटिंग में आपको लाने पड़ेंगे 3.5 इन रीडिंग एंड 4 इन राइटिंग इन आइल्ट्स टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वर्क एक्सपीरियंस। तो आपको कम से कम पिछले 5 सालों में आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी टेक्निकल ट्रेड प्रो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए बेसिकली। सो इसकी भी अलग अलग एनओसीज हैं, जैसे कि अगर आप किसी इंडस्ट्रियल या इलेक्ट्रिकल काम आप कर रहे हैं तो आपका जो जॉब है वो एनओसी 72 ग्रुप 72 में आता है। और सिमिलरली अगर आप शेफ़ हैं किसी होटल में तो आपका एनओसी 632 में आता है। तो ये लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और आप इसको बाद में रेफ़र कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें एलिजिबिलिटी की है कि वो ये कि आपके पास वैलिड जॉब ऑफ़र होना चाहिए कनाडा से, कम 12 महीने या उससे ज़्यादा का जॉब ऑफ़र आपके पास होना चाहिए इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने के लिए। इसमें कोई भी एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको आपकी कोई एजुकेशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप दिखाते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और आपके पास एजुकेशन आपने जो है अपनी कनाडा से वेरीफाई भी करवाई है थ्रू जिसे हम बोलते हैं एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, ECA रिपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स में मिल जाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात है वही प्रूफ ऑफ फंड्स इसमें भी आपको दिखाने पड़ते हैं। जो प्रूफ ऑफ फंड दोनों प्रोग्राम्स के लिए सेम है, फेडरल वर्कर प्रोग्राम और ट्रेड प्रोग्राम दोनों के लिए आपको
सेम प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ते हैं। तो ये तो था दोस्तों दोनों प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जब मैं एक्सप्रेस एंट्री बनाऊंगा तो कौन से प्रोग्राम के लिए मैं अप्लाई करूं। तो जब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो जो सिस्टम है वो खुद से ही आपकी जो एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, एज, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आई होप कि आपको एक ब्रीफ आइडिया आ गया होगा एक्सप्रेस एंट्री के बारे में कि वो क्या है और आप क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट कंसिडर करनी चाहिए और कौन कौन से 2 प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आप एलिजिबिलिटी आपकी बनती है या नहीं, आपको वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें मिल गई होगी। और हालांकि और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू आप कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन्विटेशंस दोस्तों निकलते हैं पिछले 5 साल के अगर आप ट्रेंड के हिसाब से, तो 35% जो है वो फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में ही इन्विटेशंस लोगों को मिले हैं। और दूसरा जो सबसे सक्सेसफुल रहा है इन्विटेशन के लिए फॉर पीआर वो है कनाडा एक्सपीरियंस क्लास। सो कनाडा एक्सपीरियंस क्लास में पिछले 5 साल में 28 या 29% लोगों को आउट ऑफ जितने भी 5 साल में पीआर के इनविटेशन गए हैं उसमें से 30% जो है, लगभग 30% वो कनाडा एक्सपीरियंस क्लास को मिले हैं और 10% जो है वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स को मिले हैं पिछले 5 साल में। सो सबसे ज़्यादा जो इनविटेशन आते हैं वो आते हैं फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में। अगर आपको पीएनपी के बारे में दोस्तों और जानना है तो मेरे फ्यूचर में उसके लिए फ्यूचर में और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स और दूसरे जो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ज़रूर ना भूलिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।